हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि जो मैटर होता है वो अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है और खुद को टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और अलग अलग तरीके की ये कन्वर्जन बिल्कुल पॉसिबल है। पर स्टूडेंट्स, एक तरीका है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से नहीं बल्कि किसी और फैक्टर की वजह से ये चेंज हो पाता है और उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। आज के लेक्चर में हम इसी को बहुत ही डिटेल में काफी आराम से समझने वाले हैं। तो फिर चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इवापोरेशन को सही तरीके से समझने के लिए एक सिचुएशन को इमेजिन करो। देखो, हम सब इंडिया में रहते हैं। इंडिया में दोस्तों समर्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे रीजन्स में 30 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही आराम से पहुंच जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अपने घर की छत के ऊपर अगर आप एक ग्लास में पानी रखोगे और थोड़े दिन बाद नोटिस करोगे तो वो पानी सूख जाएगा, वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब अगर दोस्तों वहां पे जो वाटर है वो गायब हो गया, यानी कि वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब कि वो बॉयल किया जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पर अभी एनवायरमेंट में टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए वो पानी वाटर वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो गया? दोस्तों, ऐसा हो पाया है इवापोरेशन की वजह से। मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों मैटर के अंदर बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं। पानी भी तो मैटर ही है। तो एक बार पानी के लिए भूल जाओ, मैटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो दोस्तों अलग अलग बड़े सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। हमने समझा था मैटर की प्रॉपर्टी है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स बिल्कुल सरफेस पर होते हैं, ऊपर होते हैं दोस्तों, वो जो ऊपर वाली जो लेयर उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कभी कभार थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और जब भी ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, तब दोस्तों जो फोर्स इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रख रहा होता है वो फोर्स टूट जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। और वो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया है, वो दोस्तों पानी से अलग हो जाते हैं और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही चीज छत पर हो रही है। अब दोस्तों वहां पे वो जो ग्लास है उसके सरफेस पर जो वाटर वाले पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्योंकि उनमें से कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो अलग हो जाते हैं और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए यहाँ पे जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर्स यानी कि लिक्विड फॉर्म गैस में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को इवापोरेशन कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसी इवापोरेशन प्रोसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, बहुत ही आसान चीजें हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। छत पे हमने एक ग्लास रखा था। अब मैं आपको कहता हूं कि ग्लास पे रखो, साथ में एक किसी बाउल में भी एक पानी रख दो। दोस्तों जब आप ऐसा करोगे तब कुछ दिन बाद नोटिस करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको समझ आ जाएगा कि जब हमने पानी बाउल में रखा वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हुआ। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो भी हमारा कंटेनर है उसके सरफेस पे ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि बाउल का केस का, अब सरफेस एरिया ऊपर का बड़ा है इसलिए वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है तो ज्यादा पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो पाएगा। हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। और दोस्तों यही रीजन है कि जब भी हमें कपड़े सुखाने होते हैं तब हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं, उनको इकट्ठा करके कोई बॉल सी बना के नहीं सुखाते, क्योंकि जब उनको हम ज्यादा फैलाएंगे तब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज भी हमें समझ आ गई। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो ग्लास है उसको छत पर नहीं बल्कि अपने रूम के अंदर आप रख दो।
और अब ऑब्जर्व करना कि ये जो इवेपोरेशन है अब ये बहुत स्लो होगी। ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए छत पे धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन फास्ट हो रही थी। अंदर दोस्तों थोड़ी सी ठंडक है, धूप उतनी नहीं है, इसीलिए इवेपोरेशन स्लो होगी। यानी कि टेम्परेचर का भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में रोल तो जरूर है। और दोस्तों इसी से हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए लेट्स से कि आपने छत पे वो पानी का ग्लास रख दिया था, पर उससे एक दिन पहले बारिश हुई थी। अब दोस्तों जब बारिश होती है ना, तब हमारे पूरी हवा में, एनवायरमेंट में बड़े सारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं। अब इमेजिन करो कि पिछले दिन बारिश हुई थी, हमने आज यहाँ पे पानी रख दिया है छत पर। दोस्तों इस दिन इवेपोरेशन, चाहे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, पर इस दिन इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों? बहुत ही आसान चीज है। देखिए इवेपोरेशन में क्या समझा था कि सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। पर दोस्तों अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बड़े सारे वाटर वेपर्स हैं, तो और वाटर वेपर को लाने की जगह ही नहीं होगी, और जब ये जगह ही नहीं होगी तब दोस्तों वो जो पार्टिकल है वो बाहर ही नहीं आएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा है, मतलब कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। और दोस्तों ऐसी एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है विंड स्पीड का। अब सोचो कि एक दिन हवा बहुत तेज चल रही है। अब दोस्तों अगर हवा तेज चल रही है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो जल्दी से आगे चले जाते हैं, स्पेस क्रिएट होता रहता है। उस दिन इवेपोरेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशंस थे, जिससे कि इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस तो हमें काफी अच्छे से समझ आने लगा है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन के बाद की। देखिए दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। अब कोई भी लिक्विड है जो कि दोस्तों सरफेस पर जो पार्टिकल्स थे वो इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेट क्यों हुए? क्योंकि उन पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा थी। अब जब वो इवेपोरेट हो गए दोस्तों, एनर्जी को वो साथ ले गए। तो ऐसे केस में जो हमारे पास कंटेनर था उसके अंदर एनर्जी कम हो गई, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स एनर्जी लेके चले गए। अब क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे पास कंटेनर है इसके अंदर एनर्जी कम हो गई, ये वापस एनर्जी को लेना चाहता है। और उसके लिए वो क्या करता है, जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं उनमें से हीट एनर्जी को अपने पास ले लेता है। जैसे ये आसपास की सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अपने पास ले लेता है, हमारी सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स ठंडी हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है। दोस्तों यही रीजन है, अगर आपने कभी नेल पेंट रिमूवर यूज किया है तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम नेल पेंट रिमूवर को कहीं पर भी लगाते हैं तो एकदम हमें ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसको लगाते हैं एकदम वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर हमें अपनी फिंगर पे ठंडा लगता है। तो दोस्तों यही रीजन है कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अपनी छत के ऊपर पानी को स्प्रिंकल करते थे कि जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा छत ठंडी हो जाएगी और उससे पूरा घर थोड़ा सा कूल रहेगा। समर्स में ये मेथड काफी इफेक्टिव हुआ करता था। दोस्तों यही रीजन है कि समर्स में हम वुलन क्लोथ्स नहीं कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी हो पाता है और फिर हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो दोस्तों यही कुछ थी हमारी कूलिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस। अब दोस्तों एक चीज और मुझे बताइए, आपने नोटिस किया है अगर हम गर्मियों में अगर कोई ठंडे पानी का ग्लास अपने पास रखें तो वो जो पानी का ग्लास है उसके दोस्तों बाउंड्री पर, उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं अपने आप ही। वो कहां से आते हैं, कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूं। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि इस टाइम इवेपोरेशन का एक बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दोस्तों वो बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं। तो जब ये वाटर वेपर्स गलती से, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे ही, जब ये ग्लास के आसपास जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ग्लास से टच करते हैं, उस टाइम दोस्तों उनको वो एकदम बहुत ठंडा ठंडा लगता है। जैसे ही वो वाटर वेपर्स ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, यानी कि वो गैस से एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो हमारा ग्लास होता है उसके बाहर आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। बेसिकली वो वाटर वेपर्स हैं जो कि कंडेंस होकर, मतलब कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर वहां पे डिपॉजिट हो गए हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हमने समझ ली हैं। इवेपोरेशन एक बहुत ही मजेदार चीज है। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारे ये टॉपिक इनफैक्ट ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पर इसको शॉर्ट में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।